नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। राजनीति पुराने ढर्रे पर लौट रही है। प्रदेशों में छत्रप फिर ताकतवर बने हैं। इसका प्रमाण पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकायों के चुनाव नतीजे हैं। चुनाव से पहले बंगाल में नरेंद्र मोदी के जादू की गूंज थी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी को ललकारा था। ममता सरकार के खिलाफ स्कैंडल, बदनामी और पार्टी में फूट का ऐसा जलजला आया मानो तृणमूल कांग्रेस को जनता हरा देगी। लेकिन उल्टा हुआ, भाजपा का सफाया हुआ। तृणमूल कांग्रेस का प्रदेश में दबदबा वापस प्रमाणित हुआ। भाजपा के वोट लोकसभा चुनाव के मुकाबले घटे। कोलकाता महानगर में भी भाजपा साथ थी। राजनीति के किसी भी पैमाने पर देखे ममता बनर्जी सुपरहिट है। लेफ्ट, कांग्रेस और भाजपा तीनों उनके आगे उठने की हैसियत में नहीं है। इससे पहले उपचुनाव में भी तृणमूल का जलवा दिखा था। जाहिर है देश के तीसरे बड़े प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी का जलवा रहेगा। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में दम लोटा है, तो तमिलनाडु, आंध्र आदि में भी भाजपा फैलती हुई नहीं लगती। गैर भाजपाई प्रदेशों में भगवाई रंग जैसे पहले फीका था वैसे ही अब है। ममता बनर्जी ने भाजपा के पांव नहीं जमने दिए तो उसकी वजह भाजपाई लीडरशिप की कमियां है। इसका यह भी अर्थ है कि भाजपा के लिए नए प्रदेशों में जमीन नहीं बनेगी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की राजनीतिक सक्रियता से कई राज्यों में क्षत्रपों की परेशानी बढ़ी है। खास तौर से जिन राज्यों में अगले 2 साल में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों के प्रादेशिक क्षत्रप चिंता में हैं। बिहार में कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी जदयू और राजद के साथ मिलकर लड़ेगी। जनता परिवार की दोनों पार्टियों के बीच सीटों के तालमेल का फॉर्मूला बन गया है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के नेताओं को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं कांग्रेस अकेले लड़ने का फैसला न करे। कांग्रेस नेताओं ने राहुल की बिहार यात्रा का शगुफा छोड़ा है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहुल अकेले लड़ने का फैसला कर सकते हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म हुआ मान रही थी, लेकिन राहुल की सक्रियता से उनकी चिंता बढ़ी है। उनको यह आशंका है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बिगाड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को मिले वोट समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ाने वाले हैं। चरखारी में कांग्रेस को 36,000 और फरेंदा में 55,000 वोट मिले, जबकि अभी राहुल ने उत्तर प्रदेश का रुख नहीं किया है। वे किसानों की समस्या जानने के लिए पंजाब गए। उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सक्रियता बढ़ाई है। आप नेताओं को लग रहा है कि राहुल कांग्रेस को अगले विधानसभा चुनाव तक लड़ाई में लौटा सकते हैं। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल और असम के अलावा दक्षिणी में तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में चुनाव हैं। इन 5 राज्यों की करीब 850 विधानसभा सीटों के लिए 2011 में हुए चुनाव में भाजपा सिर्फ 5 सीट जीत पाई थी। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद भाजपा इन 5 राज्यों में कुछ खास नहीं कर पाई। सो अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने के लिए पार्टी को बाहरी नेताओं का सहारा है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पर भाजपा की नजर है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल के 2 सांसद मुकुल रॉय और दिनेश त्रिवेदी से भाजपा नेताओं ने संपर्क किया है। पिछले दिनों ममता सरकार के एक मंत्री मंजुल कृष्ण ठाकुर को इस्तीफा दिलाकर पार्टी में लिया गया है। नगर निकाय चुनावों में पार्टी की बुरी तरह हारने के बाद हालांकि दूसरी पार्टी के नेता भाजपा की संभावना को लेकर आशंकित हो गए हैं। इसी तरह असम में भाजपा की नजर कांग्रेस के पूर्व मंत्री हेमंत विश्व शर्मा पर है। बताया जा रहा है कि वे करीब 1.5 दर्जन विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा उनको सीएम दावेदार के रूप में पेश कर सकती है। ऐसे ही तमिलनाडु में कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन के भी भाजपा में जाने की चर्चा है।
भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कितने वर्षों तक राज करेगी? इस सवाल का जवाब तो लोकसभा चुनावों के नतीजों से मिलेगा, लेकिन उससे पहले भाजपा के नेता राज करने का लक्ष्य बढ़ाते जा रहे हैं। अब भाजपा का लक्ष्य 30 साल राज करने का हो गया है। पिछले दिनों उत्तराखंड के एक दिन के दौरे पर गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस बार भाजपा केंद्र की सत्ता में रहने के लिए आई है और वह 30 साल तक राज करेगी। हालांकि इससे पहले खुद अमित शाह ने बेंगलुरु में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि भाजपा 10-20 साल तक सत्ता में बनी रहेगी। अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इन दोनों अंकों को जोड़कर 30 साल का लक्ष्य बना लिया है। वैसे बेंगलुरु की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के दौरे पर गए थे। वहाँ कनाडा में उन्होंने भारतीय मूल के लोगों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी सरकार जिस तरह की पारदर्शिता ला रही है और भ्रष्टाचार मुक्त राज दे रही है, उसे देखकर लोग खुद ही कहेंगे कि इस सरकार को 25 साल रहना चाहिए। यानी मोदी ने 25 साल का लक्ष्य रखा तो अमित शाह ने इसे 5 साल और बढ़ा दिया। तभी सवाल उठा है कि ऐसा सिर्फ विपक्षी पार्टियों का मनोबल गिराने के लिए कहा जा रहा है या सचमुच इसकी कोई योजना भी है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आर्थिक सुधारों के सबसे अहम बिल जीएसटी पर केंद्र सरकार को आज बड़ी कामयाबी मिली है। कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन कर दिया है, जिससे इसके संसद से पास होने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा में सरकार को इस बिल को पास कराने में पहले भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के समर्थन के बाद इसे आसानी से राज्यसभा से भी पास कराया जा सकेगा। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने से इनकार करते हुए कहा कि ये बिल पहले ही 2.5 साल तक स्थायी समिति के पास रहा है। जेटली ने ये भी कहा कि यूपीए सरकार ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की जो अधिकार प्राप्त समिति बनाई थी, उसने भी कई बार बैठक की है और केंद्र व राज्यों के बीच बिल की ज्यादातर बातों पर सहमति बन गई है। उन्होंने सभी पार्टियों में इसका समर्थन करने की अपील की। चर्चा की शुरुआत करते समय ही कांग्रेस के वीरप्पा मोइली ने कह दिया कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करती है। एकाध पार्टियों को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों ने बिल का समर्थन किया, जिससे सरकार के लिए इसे पास कराना आसान हो गया। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के आरोपी दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में भारत को पता नहीं है। कुछ समय पहले तक भारत सरकार कह रही थी कि उसे पक्का पता है कि दाऊद पाकिस्तान में छुपा है। पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि सरकार को पता है कि दाऊद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर छिपा हुआ है। लेकिन आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने कहा कि दाऊद के ठिकाने का पता नहीं है, इसलिए सरकार उसे वापस लाने की प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकती। जब उसका अता पता मालूम होगा तो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय का ये जवाब आंतरिक सुरक्षा विभाग ने तैयार किया है। कांग्रेस ने इस जवाब को लेकर भाजपा पर हल्ला बोला है और कहा है कि इसमें सरकार की कलई खुल गई है। केंद्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की कथित जासूसी के मामले की जांच नहीं कराएगी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मामले की जांच कराने का उसके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों खबर आई थी कि देश आजाद होने के 1 साल बाद 1948 से लेकर 1968 तक 20 साल नेताजी के भाई के 2 बेटों की जासूसी कराई गई थी। इसे लेकर भाजपा ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाया था। इसके बाद नेताजी के परिजनों ने जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर नेताजी से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की थी। लेकिन आज दिए गए जवाब में सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि वो दस्तावेजों को सार्वजनिक करेगी या नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास एक नई मुश्किल में फंस सकते हैं। दिल्ली महिला आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश दिल्ली पुलिस ने की है। दिल्ली महिला आयोग ने एक महिला के साथ कथित अवैध संबंधों के मामले में नोटिस देकर अपने सामने हाजिर होने को कहा था, लेकिन वे आज आयोग के सामने नहीं गए। उन्होंने कहा कि उन्हें नोटिस नहीं मिला है, लेकिन महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि नोटिस उनके घर पर रिसीव किया गया है। उन्होंने कहा है कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वे जब कुमार विश्वास के घर गई थीं, तब उनको धमकी देते हुए कहा गया था कि वे एफआईआर करेंगी तो उनकी स्थिति भी संतोष कोहली जैसी हो सकती है। गौरतलब है कि आप नेता संतोष कोहली की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि धमकी देने के मामले में विश्वास पर कार्रवाई संभव है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में दर्ज मामले से उनका नाम हटाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स से कहा है कि वो एफआईआर में से उनका नाम हटाएं। राज्यपाल ने एसटीएफ की एफआईआर को चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
A.M. खानविलकर और जस्टिस आलोक आराधे ने अपने फैसले में कहा कि एजेंसी को अगर सबूत मिलते हैं तो वो यादव के राज्यपाल पद से हटने के बाद उनकी जांच कर सकती है। अदालत ने राज्यपाल का बयान दर्ज करने की अनुमति भी दे दी है। हालांकि अदालत ने ये भी कहा है कि ऐसा करते हुए पुलिस उनके पद की गरिमा और सम्मान का ख्याल रखे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भाजपा के लिए जरूरी है कि नए प्रदेशों में वह फैले, इसलिए कि सन 2019 के चुनाव तक कई प्रदेशों में उसकी सरकार 15 साल पुरानी होगी। एंटी इनकम्बेंसी माहौल काम करेगा। इन राज्यों में नुकसान की भरपाई में उसे बंगाल, असम, कर्नाटक जैसे राज्यों में फैलाव चाहिए। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। एक साल पहले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी आई थी। मोदी की इस सुनामी में कांग्रेस सहित ज्यादातर कद्दावर छत्रपों के पांव उखड़ गए। फिर भी यह एक तथ्य है कि भाजपा उन राज्यों में कुछ खास नहीं कर सकी जहां पहले से उसका आधार नहीं था। नरेंद्र मोदी की सुनामी उन्हीं राज्यों में कारगर साबित हुई जहां पहले से भाजपा और संघ का संगठन था और जहां पहले भाजपा राज कर चुकी थी। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र, तेलंगाना या पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा के वोट जरूर कुछ बढ़े, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तभी इन राज्यों की राजनीति भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनी है। पश्चिम बंगाल में नगर निकाय चुनावों में भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्टी कोलकाता जैसे महानगर की 144 सीटों में सिर्फ 7 पर जीत पाई। बहुत बुरी दशा में भी उसके पास 3 सीटें थीं। प्रदेश में जिन 91 शहरों में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उनमें से किसी भी शहरी निकाय में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, जबकि कांग्रेस भी अपने प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के असर वाले मुर्शिदाबाद इलाके में जीत गई। उसे कोलकाता में भले 5 सीटें मिली हों, लेकिन वो 5 शहरों में बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने जिस आक्रामक अंदाज में प्रचार अभियान शुरू किया था, उससे ममता बनर्जी घबराई थीं। दूर दराज के इलाकों में तृणमूल और लेफ्ट के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे थे। भाजपा का दावा था कि हर दिन औसतन 7,500 लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे बेचैन ममता ने भाजपा को रोकने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस से तालमेल तक करने की बात पर विचार शुरू कर दिया था। ममता के कई सांसद शारदा चिटफंड मामले में जेल के अंदर हैं। जब उनके एक मंत्री ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया तो लगा कि अब तृणमूल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा की एक-एक सीट पर चुनाव नतीजों से पासा पलट गया। ममता की पार्टी दोनों सीटों पर जीती और उनके उम्मीदवारों को पहले से ज्यादा वोट मिले। फिर नगर निकाय चुनाव में उन्होंने सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया। सो अब लग रहा है कि अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल की वापसी नहीं रोकी जा सकेगी। किसी पार्टी के लिए कोई संभावना नहीं दिख रही है। बंगाल भाजपा के लिए बड़ी उम्मीदों का प्रदेश है। भाजपा नेताओं को अब भी उम्मीद है कि बिहार में अच्छे नतीजे आए तो बंगाल की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन बिहार में भी जदयू राजद के साथ आने और कांग्रेस सीपीआई से तालमेल की खबरों के बाद लग रहा है कि वहां भी मुकाबला कांटे का बनेगा। भाजपा के लिए बिहार की राह भी आसान नहीं होगी। अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल में भाजपा नेतृत्व कुछ नहीं कर पा रहा है। सो ले देकर असम से उम्मीद बनती है। भाजपा वहां अच्छा कर सकती है, लेकिन वहां भी पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट है। अगर राज्यों के चुनाव में भाजपा अच्छा नहीं कर पाती है तो आगे उसकी राह और मुश्किल होगी। जिन राज्यों में उसकी सरकार है, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी और नए राज्य में भाजपा खड़ी नहीं होगी तो अगला आम चुनाव भारी पड़ सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद छत्रपों के कायम दबदबे पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने फोकस बनाया था। देश प्रदेश के मीडिया को ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल दिखलाई दे रहा था। तब वे कैसे पूरे प्रदेश के लोकल चुनाव में छप्पर फाड़ जीती? भाजपा को मई 2000 जितने वोट भी क्यों नहीं मिले? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकायों के चुनाव के जो नतीजे आए, उससे क्या ये माना जाए कि छत्रप फिर उठने लगे हैं? क्षेत्रीय दल और छत्रपों का फिर बोलबाला बनने लगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का 3 साल हो चुका है।
उसके बाद भी पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में ममता बनर्जी का जो पकड़ है ऑर्गेनाइजेशनल और उनके जो पॉपुलैरिटी है वो 3 साल में कुछ तो कम हुआ है, लेकिन वो स्पेस ऑक्युपाई करने के लिए आज के दिन में भाजपा का ना वहां कोई संगठन है ना कोई लीडरशिप है। ये जो लीडरशिप का क्राइसिस है, देखिए वहां आपका एक बंगाली लीडरशिप चाहिए, जैसे तमिलनाडु में आपका तमिल लीडरशिप चाहिए, तो वो बंगाली कोई लीडर अभी बहुत सालों से ये समस्या है, मतलब आज नहीं, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ या एक तरह से देखा जाए मई 2014 में भाजपा को जितने वोट प्रतिशत मिले, उसके बाद ममता बनर्जी को लेकर जितनी आक्रामक भाजपा ने राजनीति की, शारदा चिट घोटाला, स्कैंडल, विवाद तमाम होने के बावजूद कलकत्ता जैसे शहर के अंदर तो माहौल बिगड़ा हुआ होना चाहिए था। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जितना बिगड़ना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और थोड़ा बहुत हुआ है क्योंकि एक लॉ ऑफ नेचर होती है। 3 साल पहले जब सीपीएम के खिलाफ ममता आंदोलन करती थी, उस समय ममता बनर्जी का जो पॉपुलैरिटी थी वो आज नहीं है, ये भी सही बात है, लेकिन सीपीएम 34 साल राज करने के बाद लोग आज भी वो अभी तक उसको, जब भी सीपीएम कुछ बोलते हैं इमीडिएटली वो स्मरण आ जाता है कि सीपीएम ने क्या किया था उस समय। सीपीएम ने आज ये कह रहे हैं कि वो अभी तक पब्लिक जो है वो नहीं भूला है। और भाजपा वो स्पेस ले सकते थे, कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गया है। कांग्रेस का तो मतलब कोई संगठन जो है वो तृणमूल कांग्रेस का पूरा जो कैप्चर कर लिया। नॉर्थ बंगाल में थोड़ा बहुत कांग्रेस है। इस समय लोगों को एक्सपेक्टेशन था सीबीआई के खिलाफ, जो मतलब सीबीआई के बारे में जो कैंपेन, मतलब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस शारदा चिट फंड लेके, वो कैंपेन अगर भाजपा को कोई फायदा मिले, लेकिन वो नहीं मिल रहा। नहीं, लेकिन इसके साथ में ममता बनर्जी के साथ में अगर इस बात को उड़ीसा में नवीन पटनायक या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये क्या ये नहीं लग रहा है कि छत्रप फिर वापस दम मुखर होने लग गए, उनकी राजनीतिक ताकत कुछ बढ़ती हुई लग रही है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश या हिंदी हार्टलैंड में कितना सही है अभी भी मैं इनकी में थोड़ा समस्या है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ना, वो बीजेपी का जिस एरिया में बीजेपी का पकड़ नहीं था, मतलब और गैर भाजपाई प्रदेश वहां तो है छत्रपति। वहां देखिए उड़ीसा में नवीन बाबू का आज भी जो इन्फ्लुएंस है वो भाजपा का नहीं है, ममता बनर्जी का जो है वो स्पेस अभी लेकिन यूपी में बीजेपी के जगह, मतलब मुलायम और मायावती के जगह भाजपा, मतलब कंप्लीटली भाजपा अब फिर से मुलायम और मायावती को देना पड़ेगा स्पेस, और भाजपा को ऐसे नहीं है। नहीं, लेकिन अभी देखिए महाराजगंज के अंदर अभी एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जो भाजपा का खुद का विधायक जीता हुआ था, वहां भाजपा तीसरे स्थान पर गई है। ये छोटे छोटे इंडिकेशन तो है कि भाई क्षेत्रीय दल फिर वापस अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। उसके कारण है, देखिए वो जो कारण है वो एक नेशनल कारण भी है। वो नेशनल कारण है कि अभी 1 साल मतलब होने जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के सरकार के बारे में। जो हाइप था कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार पूरी देश में आके मतलब तुरंत सब कुछ बदल जाएगा, लोगों को मन में भी जो हाइपर मतलब जो एक्सपेक्टेशन, उसमें हमारे देश में एक परसेप्शन पॉलिटिक्स जिसको कहता है ना, एक पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन, जैसे लैंड बिल लेके कि एक कैंपेन शुरू हो गया है कि जो फार्मर्स है और वो जो पिछड़े वर्ग है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये कैंपेन का कुछ नतीजा होता है जिसको काउंटर करने में सरकार का कुछ खूबियां, कुछ वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो नेशनल लेवल में ये जो वीकनेस है, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन है, कोई ना कोई वो स्टेट में भी जब चुनाव होता है उसका असर हो सकता है। तो इसीलिए इस समय अगर भाजपा उसमें सचेतन नहीं होंगे तो उसके असर क्षेत्रीय दल का बढ़ने में मदद मिल सकती है। नहीं, आपके अनुसार जो पश्चिम बंगाल में जो ट्रेंड नजर आ रहा है, जो हालात नजर आए, उससे क्या गैर भाजपाई प्रदेशों में जो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो एक फैलाव की भाजपा की जो थी या अमित शाह का जो मिशन था वो आगे बढ़ता लगता है या ब्रेक लग गया?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, गुवाहाटी में जाके नरेंद्र मोदी जी डीजी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कभी विज्ञान भवन के बाहर नहीं गए। तो नरेंद्र मोदी जी अगर फेडरल इंडिया नहीं करेंगे, अगर विज्ञान भवन के बाहर वो सरकार को नहीं ले जाएंगे, अभी कलकत्ता जाके नरेंद्र मोदी जी कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, जो दिल्ली में होता था, अभी कलकत्ता में कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि डिफरेंट स्टेट लेवल में गवर्नेंस के इशू क्या है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ, क्षेत्रीय दल का ही तो पावर है बहुत सारी जगह, अगर आप स्टेट लेवल में कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो सरकार का पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी, साइंस ऑफ डिलीवरी क्या है। लेकिन आप जो अमित शाह के पॉलिटिक्स कह रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि जो यूपी में, जो बिहार में आपका स्ट्रेटेजी होता है, पश्चिम बंगाल में वो नहीं हो सकता है। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, वो पश्चिम बंगाल में वो नहीं होगा। हिसाब से तो ज्यादा कायदे से होना चाहिए था उसका। नहीं, ध्रुवीकरण की जो राजनीति, जो हम भाजपा का यूपी पॉलिटिकल जो मॉडल है, पॉलिटिक्स का मॉडल है, वो पश्चिम बंगाल में काम नहीं कर रहा है। अभी तक ये काम नहीं, अगर होता तो 30% मुस्लिम वोट है, वो ममता के साथ है। ना मुस्लिम वोट को आप ब्रेक कर पा रहे हैं, ना हिंदू वोट। अगर 70% कंसोलिडेट करने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति भी पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। तो इसीलिए वो ध्रुवीकरण की राजनीति ना करके, अगर विकास के मुद्दे पे पश्चिम बंगाल को आप पैसा नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम इशू से ज्यादा बड़ा इशू है पश्चिम बंगाल। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।